Good morning, students. Once again, this is Surya Prakash Sharma, and we are studying fundamental rights अर्थात मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों पर ये हमारा तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने समानता के अधिकार की बात की, अनुच्छेद 14 से 18 तक। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 अनुच्छेदों की चर्चा आज हमें करनी है। सबसे पहले अनुच्छेद 19 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 19 एक में नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार संबंधी स्वतंत्रता या संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने और उसका व्यय करने की जो स्वतंत्रता थी, उसको विक्रय करने की जो स्वतंत्रता थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हैं इस के अधीन। कौन कौन सी हैं 6 स्वतंत्रताएं? सबसे पहली विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। विचार करने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, दोनों प्रकार की स्वतंत्रताएं। ये अभिव्यक्ति मौखिक रूप से भी हो सकती है, किसी लिखित रूप में यानी समाचार पत्रों के माध्यम से भी हो सकती है, लेख के रूप में हो सकती है, किसी फिल्म के रूप में हो सकती है, किसी भी प्रकार से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरी स्वतंत्रता है शांतिपूर्वक तथा निशस्त्र एकत्रित होने या सभा करने की स्वतंत्रता। पीसफुली हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जिसमें शस्त्र भी नहीं हो हमारे पास में, और हम इकट्ठे होकर सभा कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, इसमें जुलूस निकाल सकते हैं, ये सब भी आता है। लेकिन इसमें हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। तीसरा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता या अथवा सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। ये सहकारी समिति की जो है मामला जो है, ये बाद में जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा। मूल संविधान में केवल संगठन बनाने की स्वतंत्रता थी, फिर उसमें सहकारी समिति और अलग से जोड़ दिया गया। नेक्स्ट था भारत में निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी आप घूम सकते हो। नेक्स्ट है साहब निवास करने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता। स्थायी रूप से कहीं बस सकते हो आप, या थोड़े समय के लिए निवास कर सकते हो। दोनों में फर्क है। निवास करना मतलब थोड़े टाइम के लिए, बसने का मतलब परमानेंटली सेटल होना चाहते हो आप, तो वो भी हो सकते हो। पहले जम्मू और कश्मीर को लेकर के एक समस्या थी कि वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। अब वो अधिकार भी नागरिकों को एक इस मामले में सारे जो है वो एक हो गया है। पूरे भारत में अब कोई प्रतिबंध नहीं रहा, कुछ आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ करके। नेक्स्ट है साहब अंतिम, व्यवसाय या वाणिज्य की स्वतंत्रता। कोई भी व्यवसाय हम कर सकते हैं। ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये निरपेक्ष नहीं है, यानी असीमित नहीं है। स्वतंत्रताएं, प्रत्येक स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, जिनका उल्लेख इसी संविधान अनुच्छेद 19 के भाग 2 मतलब उपखंड 2, 3, 4, 5 आदि में किया गया है। जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है पहली वाली, उस पर कई सारे प्रतिबंध हैं। जैसे भारत की एकता और अखंडता, संप्रभुता, इसके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती। न्यायालय की अवमानना करने के लिए आप कुछ नहीं कह सकते, या किसी व्यक्ति विशेष की अवमानना करने के लिए आप कोई बात नहीं कह सकते, या भारत के दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के खिलाफ कोई बात नहीं कह सकते। दूसरा, जैसे शांतिपूर्वक निशस्त्र इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, इसमें लोक व्यवस्था के आधार पर पब्लिक ऑर्डर जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ऐसी, और भारत की एकता अखंडता के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। वो सारी बातें हैं, इस पर भी लागू होती हैं। संगठन बनाने की, ये भी भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए, भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, तो इसमें जैसे कुछ आदिवासी जातियों
के हितों की रक्षा के लिए आपको वहाँ जाने से रोका जा सकता है। जैसे अंडमान निकोबार वगैरह में कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ आप नहीं जा सकते, और भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ आपको जाने में के लिए रोक लगाई जा सकती है। इसी तरह से निवास की स्वतंत्रता पर भी कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं कि कुछ एरियाज में आपको बसने नहीं दिया जाएगा वहाँ के लोकल निवासियों के हित में। व्यवसाय की स्वतंत्रता, इसमें भी यह है कि आपका व्यवसाय जो है लोक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं कर सकते आप जो जनता को हानि पहुंचाए। और दूसरा ये है कि सरकार कोई योग्यता निर्धारित कर सकती है किसी काम को करने के लिए। जैसे आप सोचते हैं कि मैं तो टीचर बनना चाहता हूँ, तो टीचर बनने के लिए सरकार ने कुछ क्वालिफिकेशन तय कर रखी हैं, वो आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि मैं दवाई बेचना चाहता हूँ, तो दवाई बेचने के लिए आपको फार्मासिस्ट का डिप्लोमा या बैचलर डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी। ऐसे कुछ योग्यताएं सरकार निर्धारित कर सकती है। दूसरी चीज़ ये भी है इसमें कि सरकार कुछ कामों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले सकती है। तो ऐसे में फिर जो है आपको वो कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। तो ये सारे जो हैं प्रतिबंध भी दिए गए हैं इसमें। सॉरी, मैं स्लाइड चेंज करना भूल गया। अब मैं आपको स्लाइड पर ले चलता हूँ जहाँ से मैं अब तक आपको पढ़ा रहा था। हाँ, तो ये है वो स्लाइड जिसका वर्णन अभी मैंने आपके सामने किया। सॉरी, आप लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी, तो आप लोग इसको देख लीजिए। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आज हमें प्राप्त हैं। 7वीं जो है मैंने आपको बताई दिया कि वो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दी गई थी। वो एक्चुअली 6 नंबर पर थी, वो उसको हटा दिया गया है। तो अब जो 7 नंबर वाली 6 नंबर पे आ गई है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि राज्य को इन 6 स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, लेकिन वो अनुच्छेद उनका वर्णन जो है अनुच्छेद 19 के ही दूसरे उपभागों में किया गया है। और उन आधारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, मनमाने नहीं, युक्ति युक्त उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। और सरकार जो है किसी अन्य आधार पर जिनका वर्णन अनुच्छेद 19 में दिया गया है, उनके अलावा किसी अन्य आधार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। और दूसरी बात, प्रतिबंध की युक्ति युक्तता की जांच न्यायालय को करने का अधिकार है। तो ये है अनुच्छेद 19 का मामला। मोटी तौर पर बात ये पता नहीं है आपको कि अनुच्छेद 19(1) में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहले 7 थी, अब 1 हटा दी गई है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार संबंधी। और साथ में ये स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं है, इनकी सीमाएं हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 19 के ही उपभागों में किया गया है, 2, 3, 4, 5 आदि में किया गया है। फिर आते हैं साहब अनुच्छेद 20 पर चलते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। मतलब आपको कन्विक्शन आपका हो किसी मामले में, तो उसके संबंध में आपको क्या अधिकार प्राप्त हैं? पहली चीज तो यह है कि कार्योत्तर विधि से मुक्ति। कार्योत्तर विधि क्या होती है ये समझ लीजिए आप इसको। कार्योत्तर विधि का मतलब होता है, जैसे इसका दूसरे शब्दों में इस बात को कहूं तो किसी व्यक्ति को विद्यमान कानून के अंतर्गत ही दोषी ठहराया जा सकता है या दंडित किया जा सकता है, और उतना ही दंड दिया जा सकता है जितना विद्यमान कानून में उस अपराध के लिए निर्धारित किया गया है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको। आज किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया और किसी कानून में, कोई भी ऐसा कानून नहीं है आज की तारीख तक बना हुआ जिसमें वो कार्य अपराध हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि आपने अपने शिक्षक को नमस्ते नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। किसी कानून में भी ये अपराध नहीं है कि अपने शिक्षक को प्रणाम नहीं करना कोई अपराध है। अपराध तो नहीं है, ठीक है, अपेक्षा रहती है, आपसे अपेक्षा की जाती है, लेकिन ये अपराध नहीं, आप नहीं करो तो आप ये अपराध नहीं है। कल या उसके 4 दिन बाद सरकार कोई कानून बना दे, यानी 11 तारीख को आपने किसी शिक्षक को प्रणाम नहीं किया, 15 तारीख को सरकार एक कानून बनाती है कि भाई शिक्षक को प्रणाम न करना एक अपराध है,
और उसके लिए कोई दंड निर्धारित कर दे आपके लिए। और फिर इसका तो इसका मतलब ये है कि ये कानून 15 तारीख से ही लागू होगा, क्योंकि 15 को बना है। 11 तारीख वाले काम पे लागू नहीं होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि तुमने 11 तारीख को जो है अपने शिक्षक को प्रणाम नहीं किया था इसलिए आपको ये सजा दी जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 11 तारीख को ये प्रणाम न करना अपराध नहीं था। ये तो 15 तारीख को अपराध घोषित किया इस काम को। तो ये होता है कार्योत्तर विधि। और सजा भी उतनी दी जा सकती है जितनी की पहले से निर्धारित है। मान लीजिए चोरी करने के लिए किसी कानून में 2 साल की सजा है, 11 तारीख को तक ये कानून है। 15 तारीख को कानून को बदल करके सजा 5 साल की कर दी जाती है। तो अब 11 तारीख को जो अपराध हुआ उसके लिए उसको 5 साल की सजा नहीं दी जा सकती। 15 तारीख के बाद जो अपराध होंगे उनके लिए 5 साल की सजा हो सकती है। यह है कार्योत्तर विधि। यानी जिस समय कार्य किया गया है उस समय वो किसी विधि के अंतर्गत अपराध होगा, तभी दंडित किया जा सकता है। अपराध होने के बाद या कोई घटना होने के बाद कानून बना करके उसको अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। वो पहले से लागू नहीं किया जा सकता। अपराध तो बना सकते हैं लेकिन पहले से लागू नहीं कर सकते। दूसरा है दोहरे दंड से मुक्ति। एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है, दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। उसी अपराध के लिए किसी ने चोरी की, उसको सजा मिल गई, उसी चोरी के लिए उसको दोबारा सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक अपराध था, एक सजा मिल गई। तीसरा, स्वयं अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी को मान लीजिए अपराधी मान लिया गया है और न्यायालय में उसका मुकदमा चल रहा है, तो उस व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये 3 अधिकार अनुच्छेद 20 में हर नागरिक को प्राप्त है, हर व्यक्ति को प्राप्त है, नागरिक को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट, जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। इसमें क्या कहा गया है? पहली बात तो ये है कि ये सभी नागरिकों और विदेशियों को सबको प्राप्त है, जो मैंने बाद में सेकंड नंबर पे लिखा है। ये बात क्या कहा गया अनुच्छेद 21 में? अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति शब्द है, देखिए व्यक्ति माने नागरिक भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता के से वंचित नहीं करेगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्दावली बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। यानी कानून ने जो तरीका बताया उस कानून के अनुसार ही किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से या वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता, अन्यथा नहीं कर सकता राज्य। कानून के बाहर जाकर के राज्य किसी की स्वतंत्रता को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को या जीवन को नहीं छीन सकता, किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अधिकार नागरिकों को और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। अब सवाल ये उठता है कि विधि के प्राधिकार के अतिरिक्त, ये शब्दावली जो है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी को जो है वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये अधिकार केवल कार्यपालिका के विरुद्ध है या व्यवस्थापिका के विरुद्ध भी है? ये बड़ा एक प्रश्न उठता है यहाँ पर। तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान जब लागू हुआ तो उसके सामने एक मुकदमा आया कुछ समय बाद, A.K. गोपालन का मुकदमा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो अनुच्छेद है 21, ये केवल कार्यपालिका के विरुद्ध ही जो है अधिकार प्रदान करता है। और उन्होंने कहा कि इसमें शब्दावली जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है।
यानी विधि बनाने का अधिकार तो संसद को है। तो यह संसद पर रोक नहीं है, संसद विधि बना सकती है, केवल ये कार्यपालिका पर लागू होता है कि कार्यपालिका कानून के अनुसार कार्य करेगी, कानून के बाहर जाकर के कोई कार्य नहीं कर सकती। ये केवल कार्यपालिका के विरुद्ध अधिकार देता है, ऐसा गोपालन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन आगे चल करके 1978 में मेनका गांधी का एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से काम नहीं चलेगा, कानून भी उचित होना चाहिए। और उन्होंने जो अमरीकी अवधारणा है विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर इस अनुच्छेद की व्याख्या की। दो शब्दावलियां, एक तो ब्रिटिश शब्दावली है, जापानी शब्दावली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक अमरीकी शब्दावली विधि की उचित प्रक्रिया। ये कानून तो ठीक है, लेकिन कानून की प्रक्रिया भी उचित होनी चाहिए। कानून ही गलत बन जाए कोई तो ये नया दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया मेनका गांधी के मामले में 1978 में। तो अब उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अधिकार इस अनुच्छेद 21 से निकाले हैं। उन्होंने ये प्रतिपादित किया है कि जीवन का अधिकार मतलब केवल जिंदा रहना नहीं है, इसका मतलब है मानवीय गरिमा के साथ सम्मानपूर्ण जीवन जीना, ये अधिकार है इसे। और इसमें जो है बहुत सारे अधिकार फिर उन्होंने इसमें से निकाले, जिसमें अच्छे वातावरण में यानी पर्यावरण की शुद्धता का भी है, और फूड सिक्योरिटी को भी इसमें शामिल किया गया कि भाई सारी चीज़ें सुविधा, सब प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य का अधिकार भी इसमें शामिल कर लिया गया। बहुत सारे अधिकार यानी इसमें आ गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अनुच्छेद 22 पर, जो है 21 का, ये भी एक और है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A में दिया गया है ये अधिकार, और ये बाद में जोड़ा गया है, इसकी बात हम करते हैं। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ये कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया। पहले नहीं था ये अधिकार, मूल संविधान में नहीं था। जहां भी आपको ए लग जाए ना अनुच्छेद के आगे, इसका मतलब समझ लो कि बाद में जोड़ा गया। हिंदी में क लिखा मिलता है, अंग्रेजी में ए लिखा मिलता है। तो जहां भी किसी भी अनुच्छेद के आगे आपको क या ए लिखा मिले तो समझ लीजिए कि मूल संविधान का पार्ट नहीं है, बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 45 में, पहले आपको पता है कि अनुच्छेद 45 जो हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं हमने, मूल संविधान में अनुच्छेद 45 में ये अधिकार था। ये मतलब अधिकार नीति निर्देशक रूप सिद्धांतों के रूप में था, जिसको बदल करके अब 2002 में इसको एक मौलिक अधिकार बना दिया। और अब अनुच्छेद 45 में क्या आ गया? अनुच्छेद 45 में व्यवस्था कर दी कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए की देखभाल और उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। यानी 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना तो अनिवार्य है, राज्य की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है ही है। लेकिन 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए भी व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों वगैरह की जो व्यवस्था है वो इसी प्रावधान के तहत मान सकते हैं। फिर है इस कानून को लागू करने के लिए, यानी इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए 21A वाले को संसद ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया और उसके इस अधिकार को लागू किया। RTE नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक तो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, और एक RTE है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये 2009 में बनाया गया। तो ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अब अनुच्छेद 22 पर चलते हैं, और इस 22 में 2 पार्ट हैं, उन दोनों को हम बारी बारी से समझेंगे। मुझे लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अभी हम इसको यहीं रोकते हैं।
ये जो पार्ट है अनुच्छेद 22 वाला, इसको अगले वीडियो में हम लेते हैं। फिलहाल यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।